डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखरो। डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब आप उभरो तो सबसे अलग निखरो। जब मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। हमने अब तक पाषाण काल में ताम्र पाषाण काल पढ़ लिया था। आज हम अपनी महापाषाण काल पढ़ेंगे और इस महापाषाण काल को इस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लेंगे। आगे फिर हम दूसरी लेसन लेंगे कोई भी, या तो सिंधु घाटी सभ्यता या भारतीय इतिहास के स्रोत है, इसमें से कुछ एक टॉपिक ले लेंगे। अब हम महापाषाण काल करते हैं। महापाषाण काल, इसको मेगालिथिक एज भी बोलते हैं। महापाषाण काल को क्या बोलते हैं? मेगालिथिक एज। ये नवपाषाण से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहा। कब तक रहा ये महापाषाण काल? 9 शताब्दी से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहा। ये संस्कृति कहाँ कहाँ फैली? ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैली। ये संस्कृति कहाँ कहाँ फैली थी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। महापाषाण ये बड़े पत्थरों से बनी समाधि को कहते हैं। महापाषाण किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनसे जो समाधियाँ बनती थी उसको अपन क्या बोलते हैं? महापाषाण काल। महापाषाण काल मेगा और लिथो से मिलके बना है। मेगा यानी विशाल और लिथो यानी पत्थर। ये इस शब्द से मिलके बना है, अर्थात वे कब्र। कौन सी कब्र? वे कब्र जो बड़े पत्थरों से गिरी हुई थी। कैसे पत्थरों से गिरी हुई थी? बड़े बड़े पत्थरों से गिरी हुई थी। उनको क्या बोलते थे? महापाषाण। तो ये जो महापाषाण थे ये अधिकतर कैसे थे? तरासे हुए थे। कैसे थे ये महापाषाण? तरासे हुए। और ये सभी स्थान महापाषाण कहलाए। ये जो सारे स्थान थे वो क्या कहलाए? महापाषाण। इसमें ये आ जाएगा ताम्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इनमें ये संस्कृति ज़्यादा फैली थी। इन्हें महापाषाणिक संस्कृतियाँ भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? महापाषाणिक संस्कृतियाँ। महापाषाणिक संस्कृति का कालक्रम नवपाषाण के बाद से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रहा। महापाषाण संस्कृति का कालक्रम कब से कब तक रहा था? ये नवपाषाण के बाद से लेकर जो प्रथम शताब्दी आई थी वहाँ तक रहा था। महापाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम भिन्न भिन्न है। महापाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम कैसा है? भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग स्थान पे अलग अलग है। जैसे दक्षिणी भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है, और आंध्र प्रदेश, यहाँ ये सबसे अधिक व्यापक और प्राचीन थी। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। यहाँ ये अधिक व्यापक और प्राचीन थी। और ये कौन से युग के साथ चली? लोह युग के साथ चली। जो दक्षिण भारत में कैसे चली थी? लोह युग के साथ साथ चली थी। ये महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत में कौन से युग के साथ चली? लोह युग के साथ में। दक्षिण भारत में ताम्र कांस्य संस्कृति के प्रमाण नहीं मिलते। कौन सी संस्कृति के प्रमाण नहीं मिलते दक्षिण भारत में? ताम्र कांस्य संस्कृति के। ताम्र संस्कृति के तो मिले हैं, तांबे के तो मिले हैं, लेकिन ताम्र कांस्य संस्कृति के नहीं मिले। उसके स्थान पर कौन से मिले थे? महापाषाण के प्रमाण मिले थे। कौन से मिले थे? महापाषाण के। यहाँ मैंने नोट डाल के लिखा है कि तांबे के तो मिले हैं मगर ताम्र कांस्य के नहीं मिले। कैसे नहीं मिले? ताम्र कांस्य के। तांबे के तो मिले थे यहाँ पे प्रमाण दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय जो दक्षिण भारत है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ताम्र कांस्य का दोनों के एक साथ नहीं मिले। ये किसके मिले थे? उसकी जगह पे महापाषाण के प्रमाण मिले थे। जो हिमालय, कश्मीर दोनों क्षेत्रों के अंदर, हिमालय में और कश्मीर में दोनों क्षेत्रों के अंदर महापाषाण शुरू हुआ किसके बाद? ठीक नवपाषाण काल के बाद। नवपाषाण काल के बाद में नवपाषाण काल के बाद में जो महापाषाण शुरू हुआ था हिमालय और कश्मीर में, नवपाषाण के ठीक बाद महापाषाण आया था। कहाँ पे? हिमालय में और कश्मीर में, दोनों जगह पे महापाषाण कब शुरू हुआ था? नवपाषाण के ठीक बाद में। मध्य भारत या मालवा या विंध्यन क्षेत्र था, उसमें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बाद में महापाषाण काल शुरू हुआ। तो ये कहाँ कहाँ कैसे आया? दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र सब जगह अलग अलग कालक्रम था इसका। जैसे कि दक्षिण भारत का जो ताम्र कांस्य संस्कृति के प्रमाण नहीं मिलते, वहाँ पे महापाषाण के प्रमाण मिले। और यहाँ पे कब आया था?
यहाँ पे आया था नवपाषाण के ठीक बाद महापाषाण आया था हिमालय और कश्मीर में तो। और मध्य भारत, मालवा और विंध्य क्षेत्र में कब आया था? ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बाद महापाषाण काल आया। तो हिमालय कश्मीर में तो नवपाषाण के बाद आया महापाषाण, और जो मध्य भारत, मालवा और विंध्य क्षेत्र है वहाँ पे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बाद महापाषाण काल शुरू हुआ। राजस्थान का जोधपुर, यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ से भी हमें डोलराइट पत्थरों के खूबसूरत नक्काशियों वाले 250 मेनहिर यानी कि खड़े पत्थर पाए गए हैं जो कि सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। कहाँ पे? राजस्थान जोधपुर में डोलराइट पत्थरों के खूबसूरत नक्काशियों वाले 250 मेनहिर, यानी कि मेनहिर का मतलब है खड़े पत्थर, वो पाए गए हैं जो क्या दर्शाते हैं? सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। इसके बाद में हम महापाषाण काल की विशेषताएं देखेंगे। महापाषाण काल की विशेषताएं, महापाषाण काल की विशेषताओं में ये कब्रों के आसपास बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। जब महापाषाण के लोग जो कब्र बनाते थे उनके आसपास क्या करते थे? बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। लोहे के औजारों का उपयोग करते थे। ये किसके औजारों का प्रयोग करते थे? उपकरण, लोहे के औजार और लोहे के उपकरणों का ये उपयोग करते थे। जो कि महाराष्ट्र के नायकुंड है वहाँ से लोहे की बूटी से सजा हुआ क्या मिला है? एक बैल मिला है। क्या मिला है? एक लोहे की बूटी से सजा हुआ बैल मिला है। महापाषाण काल के लोग लोहे के हथियार बनाना जानते थे। किसके हथियार बनाना जानते थे महापाषाण काल के लोग? लोहे के, जिससे यह लोहा युग का हिस्सा माना जाता है। किसका हिस्सा माना जाता है? लोहा युग का। तो ये कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, लोहे के औजार या उपकरण बनाते थे। जो महाराष्ट्र का नायकुंड है वहाँ से लोहे की बूटी से सजा हुआ क्या मिला है? एक बैल मिला है। महापाषाण काल के लोग लोहे के हथियार बनाना जानते थे और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोह युग का हिस्सा था। लोहा पिंगलाने की क्या मिली है? यहाँ से भट्टी मिली है, त्रिशूल मिला है, तलवार मिली है, भाला मिला है, बाण मिला है, नायकुंड से मिले हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हैं? हमें महाराष्ट्र के नायकुंड से। क्या क्या मिला है? लोहा पिघलाने की भट्टी मिली, त्रिशूल मिला, तलवार, भाला और बाण मिला। जो महाराष्ट्र का महूर झारी जिला है वहाँ से क्या मिला है? इस्पात की कुल्हाड़ी, घोड़े का कंकाल तंत्र। और जो घोड़े का कंकाल तंत्र मिला है उस पर क्या है? घाव, जिस पर घाव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जिस पर घाव लगा हुआ है। जो ये महूर झारी है महाराष्ट्र की महूर झारी, यहाँ इस्पात की कुल्हाड़ी मिली, घोड़े का कंकाल तंत्र मिला और ये जो घोड़े का कंकाल तंत्र है इस पे घाव लगा हुआ मिला है। इसकी विशेषताओं में आगे देखेंगे हम ग्रामीण जीवन। महापाषाण काल की विशेषताओं में क्या देखेंगे? ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन, महापाषाण काल के लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में। कुछ बस्तियों में कई कब्रें पाई गई हैं। कुछ बस्तियों में क्या पाई गई हैं? कई कब्रें। और ये लकड़ी के यहाँ बने हुए घर मिले हैं। किसके बने हुए घर मिले हैं? लकड़ी के। कैसा? महापाषाण के लोग ग्रामीण जीवन में रहते थे। महापाषाण के लोग क्या रहते थे? गांव में रहते थे। कुछ बस्तियों में कई कब्रें पाई गई हैं और यहाँ से लकड़ी के बने हुए घर मिले हैं। ये व्यापारिक मार्गों के किनारे बसे थे। महापाषाण के लोग कहाँ बसे हुए थे? व्यापारिक मार्गों के किनारे बसे हुए थे। क्योंकि जो महापाषाणिक संस्कृतियाँ है ये मुख्य रूप से व्यापारिक मार्गों के किनारे ही बसी हुई मिली हैं। यहाँ से लकड़ी के बने हुए घर, गुफा चित्रण आवासीय क्षेत्रों के समीप मिले हैं। गुफा चित्रण कहाँ मिला है? यहाँ से आवासीय क्षेत्रों के समीप मिला है। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जो विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन थे उसमें इस संस्कृति से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ पे? काले रंग के और लाल रंग के। कौन कौन से रंग के मिले हैं? काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन में इस संस्कृति से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि लाल और काले रंग के हैं। धार्मिक विश्वास कैसा था इनका? महापाषाण के लोगों का धार्मिक विश्वास, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे ये लोग? पुनर्जन्म में। मृतकों के साथ वस्तुओं को रखते थे। मृतकों के साथ क्या रखते थे? वस्तुएं रखते थे जो उनके अगले जीवन की जरूरत पर विश्वास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उनके अगले जीवन की जरूरत के विश्वास को, यानी कि वो पुनर्जन्म में विश्वास
रखते थे। सीधा सीधा यही है कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे महापाषाण के लोग। जो महापाषाण के लोग थे उनकी कब्रें कैसी थी, ऊंचाई पर और समतल क्षेत्रों में आवासीय घर बनाए जाते थे। महापाषाणिक कब्रें ऊंचाई पर रहती थी और समतल क्षेत्रों में आवासीय घर बनाए जाते थे। जैसे समतल क्षेत्र होता था वहां पे तो उनका आवासीय घर होता था जहां वो रहते थे, और कुछ ऊंचाई पर क्या बनती थी, उनकी कब्र बनती थी। और इसके साथ साथ वो कृषि, पशुपालन, आखेटन, मत्स्य इत्यादि भी करते थे। क्या क्या करते थे वो? कृषि करते थे, पशुपालन, पशु पालते थे, आखेटन भी करते थे और मछली भी पालते थे। उनका कृषि कैसा था? कृषि में वो चावल, गेहूं, रागी जैसी फसलें उगाते थे। कृषि में कैसी कैसी फसलें उगाते थे? चावल, गेहूं, रागी ये फसलें उगाते थे। और गधे और भैंस जैसे पालतू जानवरों को रखते थे। किसको रखते थे? गधे को और भैंस जैसे पालतू जानवरों को वो रखते थे। महापाषाण काल में कब्रों के प्रकार, कब्रों के 3 प्रकार है महापाषाण काल में। अ, इसमें मुख्य रूप से मेनहिर यानी खड़े पत्थर, डोलमेन, पत्थर के घेरे, चट्टान की कटी हुई गुफाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग दफनाने के लिए स्मारकों के रूप में किया जाता था। इसमें कक्षयुक्त, कक्ष विहीन और जो कब्र से जुड़े नहीं होते थे, 3 प्रकार की कब्र मिली हैं। पहली कक्ष युक्त कब्र मिली है, दूसरी कक्ष विहीन कब्र मिली है, और तीसरी मिली है जो कब्र से, महापाषाण जो कब्र से जुड़े हुए नहीं थे, केवल गुफाओं के पास थे। क्या कहाँ थे? केवल गुफाओं के पास में। तो पहली आ जाएगी अपने कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण। कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, इसमें डोलेमन आ जाएगा, शिष्ट, टॉपिकल, कुडैकालु, ये इसके 4 आ जाएंगे। कक्ष युक्त जो वो महापाषाण थे, जो कि कब्र थी उनकी जो कक्ष के अंदर थी, वो आ जाएगी। इसमें डोलेमन, शिष्ट, टॉपिकल और कडाईकुल्लू आ जाएंगे। पहली आ जाएगी डोलेमन। पहली कौन सी आ जाएगी? डोलेमन। तो ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक और तमिलनाडु के चिंगनपुत से मिली है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक और चिंगलपुत तमिलनाडु से मिली हैं, और केरल, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्यों से भी ये कब्रें मिली हैं, डोलेमन कब्रें। तो ये डोलेमन कब्र, ये वाली डोलेमन कब्र है, ये वाली डोलेमन कब्र है। इसमें जो ऊपर की ये पत्थर लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कैपस्टोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपस्टोन। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सटोन। क्या बोलते हैं इसको? कैपस्टोन बोलते हैं। जो ऊपर ये पत्थर लगा हुआ है इसको कैपस्टोन बोलते हैं। और ये डोलेमन है। ये क्या है? डोलेमन। और जो ये अंदर, इसके ये अंदर है, ये कब्र होती है, ये कब्र है अंदर। और ये कब्र है, और ये जो पत्थर लगे हुए हैं इनको ऑर्थोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आर्थो आर्थोस्टेट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको? आर्थोस्टेट्स। इनको आर्थोस्टेट्स बोलते हैं। ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है इसको कैपस्टोन बोलते हैं। ऊपर के पत्थर को कैपस्टोन बोलते हैं। आर्थोस्टेट बोलते हैं जो ये पत्थर हैं सारे लगे हुए चारों तरफ, इनको आर्थोस्टेट बोलते हैं। आर्थोस्टेट्स किसको बोलते हैं? जो ये पत्थर लगे हुए हैं इनको आर्थोस्टेट बोलते हैं। इनको आर्थोस्टेट बोलते हैं। ऊपर कैपस्टोन बोलते हैं इसको, ऊपर के पत्थर को कैपस्टोन बोलते हैं। इस तरह ये हो गई डोलेमन। डोलेमन की अच्छी तरह समझ लेना इस डोलेमन को। इसके चारों तरफ देखो ये पत्थर लगे हुए हैं, ऊपर कैपस्टोन है, ऊपर कैपस्टोन है, नीचे ये आर्थो स्टेट्स हैं, और यहाँ अंदर कब्र बनी हुई है। और इस तरह इसको एक बड़े से पत्थर से ढक दिया जाता था। ये हो गया डोलेमन। दूसरा आ जाएगा शिष्ट। दूसरा क्या आ जाएगा? शिष्ट। धरातल के अंदर डोलेमन जैसी संरचना शिष्ट कहलाती है। वो जो डोलेमन ऊपर था वो धरातल के अंदर ऐसे कैसे बना दिया जाता है, ये शिष्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शिष्ट। जो धरातल के अंदर बना दिया जाता है, गड्ढा खोद के धरातल के अंदर ये शिष्ट बहुत सुंदर सा बना दिया जाता था, ये शिष्ट होता था। तो ये धरातल के अंदर डोलेमन जैसी संरचना होती है। धरातल के अंदर डोलेमन जैसी संरचना क्या कहलाती है? शिष्ट कहलाती है। अब आ जाएगा अपना टॉपिकल। कौन सा आ जाएगा?
टॉपिकल। ये हम पढ़ रहे हैं कक्ष युक्त कब्र के महापाषाण। इसमें 4 थे। पहला डोलेमन था, दूसरा शिष्ट पढ़ लिया आपने हमने, और तीसरा आ जाएगा टॉपिकल, और चौथा कुडई कालू हो जाएगा। तो तीसरा आ जाएगा अपना टॉपिकल। तीसरा क्या है? टॉपिकल। इसमें क्या है? इसमें एक जार के अंदर सबको जमीन में गाड़ दिया जाता था। एक जार के अंदर क्या करते थे? सबको जमीन के अंदर गाड़ देते थे। फिर ये कैस्टोन वर्ताकार रखा जाता था। ये वर्ताकार कैस्टोन ऊपर ढक दिया जाता था। तो एक जार के अंदर सबको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। एक जार लेते थे, उसके अंदर शव रखते थे और फिर वो जमीन में गाड़ देते थे और उसके ऊपर क्या कर देते थे, और फिर कैस्टोन से इसको ढक दिया जाता था। वर्ताकार एक कैस्टोन होता था, उससे उसको ये पत्थर होता है ना, ये गोल गोल, इसको कैस्टोन बोलते हैं, और ये इसको ढक दिया जाता था। ये हो गया टॉपिकल। कुडई कालू में क्या होता था? ये कुडई कालू है। कुडई कालू में ये पैसे पत्थर रख दिए जाते थे और बीच में सबको गाड़ दिया जाता था। ये कुडई कालू हो गया। अब आ जाएगा कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण। पहला हो गया अपना कक्ष युक्त जो महापाषाण थे। कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण में 4 हमने पढ़ लिया। पहला डोलेमन पढ़ा, दूसरा शिष्ट पढ़ा। पहला पढ़ा आपने डोलेमन, दूसरा पढ़ा ये शिष्ट, तीसरा पढ़ा अपन ने टॉपिकल, तीसरा पढ़ा ये टॉपिकल, और चौथा कड़ई कालू पढ़ लिया। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण। कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण। इसमें आ जाएगा अपना पहला स्तूपाकार ढेर। क्या बोलते हैं इसको? इसको संगोर व्रत भी बोलते हैं। संगोर व्रत, इसको क्या बोलते हैं? संगोर व्रत भी बोलते हैं। इसको केयर्न सर्कल भी बोलते हैं। केयर्न सर्कल। क्या क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं संगोर व्रत, संगोर व्रत, इसको बोलते हैं संगोर व्रत, और इसको बोलते हैं केयर्न सर्कल। केयर्न सर्कल भी इसको बोलते हैं। इसको फिर स्तूपाकार ढेर, केयर्न सर्कल या संगोर व्रत, तीनों नामों से जानते हैं। जो स्तूपाकार ढेर है ये गोले के अंदर होता है। ये क्या होता है? एक गोले के अंदर होता है। जैसे एक गोला बना देते हैं ऐसे, गोले के अंदर होता, गड्ढे के भीतर सबको गाड़ कर ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता था। ये गोला बना देते हैं ऐसे, इसके अंदर कब्र बना दी जाती थी। कब्र ऐसे यहाँ पे बना दी जाती थी। कैसे बनता था ये? कि एक गोले के अंदर, ये एक गोले के अंदर होता था, गड्ढे के भीतर सबको गाड़ कर ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता था, और गोलाकार पत्थर होने पर उसे पिट सर्किल भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? पिट सर्किल। एक सर्किल सा बना दिया जाता था ऐसे पूरे कब्र का। ये पत्थर ऐसे रख दिए जाते थे चारों तरफ, इसके पत्थर रख के अंदर यहाँ पे कब्र गाड़ दी जाती थी। यहाँ पे कब्र होती थी और उसको ढक दिया जाता था। तो ऐसे ये क्या बनता था? स्तूपाकार ढेर, या इसको व्रत सर्कल या स्तूपाकार ढेर, केयर्न सर्कल या संगोर व्रत भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केयर्न सर्कल, संगोर व्रत भी कहते हैं इसको। फिर आ जाएगा दूसरे में कब्र विहीन, जो कि कक्ष कब्र विहीन थे उनको बोलते हैं। ये स्तूपाकार ढेर आ जाएगा पहला, कब्र विहीन से जुड़े महापाषाण में। कक्ष विहीन कब्र से, तो इनमें कक्ष नहीं होते थे। दूसरा आ जाएगा मनहरिया नेडुकल। दूसरा कौन सा आ जाएगा? मनहरिया नेडुकल। इसमें गड्ढे में कब्र होती थी, ऊपर एक आसम पत्थर होता था। एक आसम में ये पत्थर दिख रहा है ना आपको, ऐसे होता था। गड्ढे में कब्र होती थी, उसके ऊपर ये एक आसम पत्थर लगा दिया जाता था। और इसमें तीसरा जाएगा टेराकोटा में शव रखकर गाड़ देते थे और पत्थरों से ढक देते थे, जिन्हें सार्कोफेगस ताबूत या समाधि कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? सार्कोफेगस ताबूत या समाधि कहते हैं। अब इस तरह ये हो जाएगा अपना दूसरा वाला कब्र विहीन, जो कक्ष विहीन कब्र से जुड़े महापाषाण थे उसमें स्तूपाकार ढेर, मनहर या नेडुकल, या तीसरा टेराकोटा में जो शव रखकर पत्थरों से गाड़ दिया जाता था उसको सार्कोफेगस ताबूत कहते थे। 3 तरह के होते हैं, कब्र विहीन और कक्ष युक्त। ये अपन ने पहला देखा था, जो कि कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण थे। उसमें डोलेमन था, ये दूसरा शिष्ट था, उसमें तीसरा था टॉपिकल और चौथा कड़ईकालू था। दूसरा आ जाएगा अपना कक्ष विहीन
कक्ष युक्त पहले देख लिए, 4 आ गए। कक्ष विहीन में स्तूपाकार आ जाएगा, मनहरी आ जाएगा और टेराकोटा आ जाएगा। अब इसका देखेंगे मुख्य प्रसार क्षेत्र, कहाँ कहाँ इसका प्रसार हुआ, ये सब हम अब इसमें देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, इसमें महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में इसका प्रसार हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर और जूना पानी क्षेत्र में, महाराष्ट्र के कहाँ से, नागपुर से और जूना पानी क्षेत्र से। केरल में पलक्कड़ क्षेत्रों में महापाषाण संरचनाएं मिली हैं, कहाँ पे मिली हैं केरल में महापाषाण संरचनाएं, पलक्कड़ क्षेत्रों में। और आंध्र प्रदेश में कहाँ से मिली, तिरुपति में मानव रूपी दफन मिले हैं। मानव रूपी दफन कहाँ से मिले हैं, आंध्र प्रदेश के तिरुपति से। तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में भी मिले हैं, तमिलनाडु के। यहाँ पर लोहे के उपयोग के साथ महापाषाण काल आरंभ हो गया था। किसके साथ में आरंभ हो गया था महापाषाण काल दक्षिण भारत में, जो पे प्रायद्वीप भारत, वहाँ में लोहे के उपयोग के साथ साथ, किसके साथ साथ, लोहे के उपयोग के साथ साथ जो ये महापाषाणिक संस्कृतियां हैं उसका सर्वाधिक विस्तार दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में जो महापाषाणिक संस्कृतियां हैं उनका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में। ये लिख लेना आप, जो महापाषाणिक संस्कृतियां हैं, जो ये महापाषाणिक संस्कृतियां हैं उनका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में। कहाँ पे हुआ था, दक्षिण भारत में उनका सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ था। मध्य भारत में कहाँ कहाँ पे इसका प्रसार हुआ, विंध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण के बाद महापाषाण काल आया था। महापाषाण काल कब आया था मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण के बाद, किसके बाद आया था, ताम्रपाषाण के बाद में आया था। ये याद रखना आप कि यहाँ पे ताम्रपाषाण के बाद महापाषाण आया था विंध्य क्षेत्रों में, मध्य भारत में। उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर में के गुफकराल और बुरजहोम में प्रसार हुआ इसका। कहाँ पे हुआ, जम्मू कश्मीर में गुफकराल और बुरजहोम में। और यूपी में कहाँ पे हुआ, यूपी में जगमहल, कोटिया, हथीनिया और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद में। कहाँ कहाँ पे हुआ यूपी में, यूपी में हुआ है जगमहल, कोटिया, हथीनिया, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद में हुआ था। जो GR शर्मा है उन्होंने मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और वाराणसी से कई साक्ष्य, महापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त किए थे। GR शर्मा ने, GR जो शर्मा थे, इन्होंने महापाषाणिक स्थल प्राप्त किए कहाँ से, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद से। ये जो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद है, यहाँ से महापाषाणिक स्थल प्राप्त किए थे। महापाषाणिक स्थल कहाँ से प्राप्त किए थे, महापाषाणिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त करे थे, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद से। किसने, GR शर्मा ने प्राप्त करे थे। और जो विंध्यन का उत्तर भाग है यूपी, वहाँ कनिंघम द्वारा मिर्ज़ापुर क्षेत्र में महापाषाण काल प्रमाण खोजे। किस, यूपी के मिर्ज़ापुर में, जो यूपी का मिर्ज़ापुर है, यहाँ से कनिंघम ने भी खोजे थे। कनिंघम ने भी यहाँ से महापाषाण काल के प्रमाण खोजे थे, मिर्ज़ापुर के, यूपी के मिर्ज़ापुर से। किसने खोजे थे, कनिंघम ने भी। और यहाँ से मिर्ज़ापुर से क्या खोजा था, GR शर्मा ने कई महापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त किए थे। राजस्थान के अरावली से भी स्थल मिले हैं, राजस्थान के कहाँ से, अरावली से भी महापाषाण के स्थल मिले हैं। तो दोस्तों अपना ये महापाषाण काल आज कंप्लीट हो गया है, यानी कि अपन ने पहला लेसन पूरा कर लिया है। जो पहला चैप्टर था अपना प्रागैतिहासिक काल, ये अपन ने पूरा कर लिया है। इसमें हमने नवपाषाण काल, इसमें हमने पाषाण काल में निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल पढ़ लिए, ताम्रपाषाण काल पढ़ लिया, और अब अपन ने महापाषाण काल आज कंप्लीट कर लिया। तो अपना ये पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और कल से हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये मेरी क्लासेज पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप इनको प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, कमेंट करना, लाइक करना। इसी के साथ आपको धन्यवाद।